नमस्कार। दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली सिंह। समाचारों में सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। G20 के खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के प्रति है समर्पित। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए है महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कहा, कोविड के दौर में भारतीय सामर्थ्य को दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 143 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन की हस्तांतरित। लाभार्थियों से किया संवाद। और वाराणसी में 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का हो रहा है आयोजन। काशी में रहने वाले तमिल निवासी स्थानीय नागरिक भी दिख रहे हैं प्रसन्न। और अब समाचार विस्तार से। इंडोनेशिया की राजधानी बाली में G20 शिखर सम्मेलन जारी है। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कोविड-19 की चुनौती के बाद रूस यूक्रेन के युद्ध से उपजे सप्लाई चेन संकट और ऊर्जा सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी यूक्रेन के घटनाक्रम से प्रभावित हुए हैं। जरूरी चीजों की सप्लाई का संकट बरकरार है। यूएन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएं मौजूदा संकट पर निष्फल रही हैं। यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी पर वापसी की राह तलाशनी होगी। इसके साथ बुद्ध और गांधी की धरती से विश्व को शांति का संदेश। भारत में कोविड के दौरान अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। जरूरतमंद देशों की भी खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित की। उर्वरक के लिए वर्तमान लक्ष्य दुनिया का एक बड़ा संकट, खाद्य और खाद्यान्न दोनों सप्लाई को स्थिर और सुनिश्चित करने की सहमति जरूरी है। इसके साथ एनर्जी सिक्योरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए अहम इस बात पर भी जोर दिया गया। भारत एनर्जी सप्लाई पर किसी भी तरह के प्रतिबंधों के खिलाफ है। विकासशील देशों को समयबद्ध और किफायती फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की स्थायी आपूर्ति अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को नमन किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि 15 नवंबर की तारीख भारत की आदिवासी परंपरा के गौरव गान का एक विशेष का दिन है। पीएम ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल हमारी राजनीतिक आजादी के महानायक नहीं थे, वे हमारी आध्यात्मिक सांस्कृतिक ऊर्जा के संवाहक भी थे। के साथ देश भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदिवासी समाज में शौर्य और प्रकृति के साथ सहजीवन और समावेश भी शामिल है। पीएम ने कहा कि इस भव्य विरासत से सीखकर भारत को अपने भविष्य को आकार देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व दर्शाते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूजियम बना रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है।
बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर संसद भवन परिसर में आयोजित समारोह में देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री बी.आर. मुरलीधरन, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार समेत अनेक सांसदों, मंत्रियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर जनजातीय समुदाय के कलाकारों ने अपनी शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और ओम बिरला ने जनजातीय समुदाय के कलाकारों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने जो सराहनीय कार्य किया है, उसकी सराहना WHO ने भी की है। एक समय था जब हमारे पास ऑक्सीजन, दवाओं की चुनौतियां थी। आज ये स्थिति है कि किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हम तैयार हैं। 132 करोड़ लोगों को 3 बार वैक्सीनेशन दी गई, जिसका लाभ पूरे देश को मिला है। दुनिया इसको लेकर चकित है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो और उत्तर प्रदेश भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ा है। कोविड के दौरान लखनऊ में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए DRDO ने भी मदद की थी, जिसके कारण हम उन चुनौतियों से निपट पाए। भारत में जिस तरीके से कोरोना पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए काम किया है हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, उसकी सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की है। दुनिया में किसी एक देश की सराहना हुई है, केवल भारत की सराहना हुई है जिस तरीके से टैकल किया है। और दुनिया का अकेला देश ये भारत है जहां की पॉपुलेशन 135 करोड़ है। वहां के लोगों को 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार का वैक्सीनेशन भी हो गया है। इवन अमेरिका में भी नहीं हुआ है, अमेरिका में भी नहीं हुआ। उस समय आप लोगों को जानकारी है ही सबको कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते थे और वेंटिलेटर्स नहीं थे। आज इतने हो गए, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है इस समय, ऑक्सीजन प्लांट वगैरह, कि इससे भी बड़ा पैंडेमिक आ जाए तो उस चैलेंज को हम लोग मीट आउट कर सकते हैं। इतने ज्यादा इस समय हम लोग के पास है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 34,500 आवासों के लाभार्थियों को 143 करोड़ रुपए की धनराशि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन हस्तांतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आवास के लाभार्थियों से बात की और उनके परिवार का हालचाल जाना, उनकी खुशी में शामिल हुए और कैसे उनकी आय बढ़ेगी इसको लेकर भी उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 478 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 39,000 आवासों के लाभार्थियों को चाबी वितरित की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी संबोधित करते हुए कहा कि सबको आवास मिले, इसका ख्याल हमारी सरकार कर रही है। जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पा रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में विगत 5.5 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 45 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए एक आवास उपलब्ध कराया है, जिसमें 27 लाख ग्रामीण क्षेत्र में और शेष 17 लाख से अधिक लाभार्थियों को हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध करवाया है। और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर मुख्यमंत्री आवास योजना, उनके हर उस लाभार्थी को जिसके पास आवास बनाने के लिए जमीन का टुकड़ा नहीं था, उसे जमीन का पट्टा भी इसके साथ ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़े हुए सभी लाभार्थियों को, 34,000 से अधिक लाभार्थियों को तो प्रथम किस्त के रूप में और शेष लाभार्थियों को जिन्होंने गृह प्रवेश किया है, उन्हें घर की चाबी उपलब्ध करवाने का एक अवसर जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर यहां पर मुझे प्राप्त हुआ है।
जो किसी तरह से झोपड़ी में रहते थे या कच्चे मकान में रहते थे, उनको भी आज या मकानों की एक सौगात, जो अभी आपके खाते में पैसा, जिनको आज मकान स्वीकृत हुआ है उनके खाते में पैसा पहुंच चुका है और कोई बेईमान बीच में नहीं है, सीधा सरकार और लाभार्थी। मैं भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। मैनपुरी में रघुराज सिंह शाह के भाजपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में होंगे। वहीं विधानसभा रामपुर से आकाश सक्सेना को पार्टी ने प्रत्याशी बनाए हैं। प्रदेश की खतौली विधानसभा से श्रीमती राजकुमारी सैनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगी। मैनपुरी से लोकसभा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव की मृत्यु हो जाने के कारण इस सीट पर चुनाव हो रहा है, जहां समाजवादी पार्टी की ओर से उनकी बहू डिंपल यादव चुनाव मैदान में है। वहीं रामपुर विधानसभा में आजम खां को सजा होने से उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसके कारण ये सीट रिक्त हो गई है। खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी को सजा होने के कारण यहां चुनाव हो रहा है। यहां से विक्रम सैनी की पत्नी को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल धर्मांतरण को देश के लिए बड़ा खतरा बताते हुए इसे गंभीर मुद्दा बताया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसे रोका नहीं गया तो मुश्किल स्थिति पैदा होगी। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि सरकार प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे। जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई करने की रूपरेखा बनाई है। न्यायालय ने कहा कि चावल और गेहूं देकर आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण कराया जाता है, यहां बड़े पैमाने पर हो रहा है। कई बार लोगों को ये जानकारी भी नहीं होती है कि वो आपराधिक कार्रवाई के दायरे में है। पीठ ने कहा कि धर्मांतरण जबरदस्ती कराए जाने के लिए कहीं भी दंड, भय तो कहीं काले जादू का उपयोग किया जाता है। इसमें आदिवासी और दलित समुदाय के लोग अधिक प्रभावित होते हैं। न्यायालय ने 22 नवंबर को केंद्र से इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाजार की मांग और जलवायु के अनुरूप बागवानी, सब्जी और सह खेती पर जोर देते हुए कहा कि प्रदेश में कृषि उत्पादन 3 गुना बढ़ाए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के बीज, तकनीकी के उपयोग से कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपेक्षा है कि किसानों की आमदनी बढ़े और लागत कम हो। इसके लिए अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को किसानों की मांग के अनुरूप धान खरीद कराए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि वे अपनी फसल का सही मूल्य प्राप्त कर सकें। परिणाम को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा, हम विगत 2.5 वर्ष से पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी का सामना कर रहा है। कोरोना में पूरी दुनिया त्रस्त हो गई, पस्त हो गई। अकेले कृषि सेक्टर एक ऐसा था जहां पर जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और अन्नदाता किसानों ने उस विपत्ति के समय भी दुनिया को निराश नहीं होने दिया। लगातार हमारा किसान मेहनत करता रहा। आज उसके परिणाम हम सबके सामने है कि खेती से अन्न पैदा होता रहा तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर गरीब को फ्री में राशन भी उपलब्ध करवाने का कार्य कराया। और भाइयों बहनों, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम थी। एक और अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाना, एमएसपी का लाभ उन्हें देना, एमएसपी को लागत का 1.5 गुना कर देना। जहां इसको इसके साथ जोड़ा गया, वहीं साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया गया कि कोरोना जैसी महामारी के कारण अगर किसी के रोजगार और नौकरी पर असर पड़ा है तो उसके सामने खाने के लाले न पड़े, बल्कि उसको फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो सके। काशी में 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक 1 महीने का काशी तमिल संगमम का आयोजन होने जा रहा है। इसके आयोजन में केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय मुख्य केंद्र में है। तमिलनाडु में IIT चेन्नई इस आयोजन की मुख्य संस्था है, तो वहीं वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेजबान की भूमिका में है। यहाँ जिला प्रशासन भी जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ है और काशी में रहने वाले तमिल लोग भी इस आयोजन को लेकर उत्साहित हैं।
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा काशी में पहली बार तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। इसे सुनकर मैं और काशी वासियों को बहुत अच्छा लगा। हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं। काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत तमिलनाडु और काशी के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उसको प्रदर्शित करने के लिए और कल्चरल एक्सचेंज के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और चेन्नई के IIT और वाराणसी के जो BHU इन लोगों के सहयोग से ये किया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु से 12 अलग अलग ग्रुप के जो एक जैसे छात्र वर्ग हो गए हैं, कलाकार हो गए हैं, सांस्कृतिक दल हो गए हैं, धार्मिक दल हो गए हैं, ये लोग अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे आएंगे और उनको काशी के बारे में उनको बताया जाएगा। काशी के बाद वो लोग अयोध्या और प्रयागराज का भी भ्रमण करेंगे। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गुगली पे गुगली डाले जा रहा है। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। 112 ये अंक नहीं, एक सुविधा है जो पूरे प्रदेश के लोगों की जुबान पर रहता है। आप किसी भी समस्या में हो तो आपको 112 नंबर याद आता है। ये नंबर डायल करते ही आपको समुचित सहायता और सुविधा उपलब्ध होती है। ये एकीकृत ऐसी व्यवस्था है जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए हर समस्या में सहयोग देने के लिए तत्पर रहती है। पुलिस के अधिकारियों के नेतृत्व में ये सेवा निरंतर प्रदेश के लोगों में विश्वास बढ़ा रही है। 112 यानी 112 एक इंटीग्रेटेड एकीकृत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें प्रदेश का कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान से 24 घंटे इस नंबर पे कॉल करके पुलिस संबंधी, मेडिकल संबंधी, अग्निशमन संबंधी एवं अन्य आवश्यकताओं के अनुसार सहायता प्राप्त कर सकता है। यह नंबर बिल्कुल मुफ्त है, ना ही इस पे कॉल करने पे कोई पैसा लगता है और ना ही इसके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का कोई फी होता है। इसीलिए मैं अब आप सब श्रोताओं के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि आप सभी अपने सभी परिवारीजनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सहयोगियों को 112 के बारे में अवश्य जानकारी दें, ताकि वो कभी भी विषम परिस्थिति में, किसी भी आपात स्थिति में बेहिचक इस नंबर को डायल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यह नंबर छोटे बच्चे बच्चियों को बताना भी अति आवश्यक है, क्योंकि वो स्कूल जाते हैं, बहुत बार वो अकेले रहते हैं, जहाँ पे उनको कभी भी किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना में इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर बरेली मंडल में लोकल फॉल्ट, निर्बाध विद्युत आपूर्ति और लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने के लिए बरेली मंडल के चारों जिलों में 35 नए विद्युत सब स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके अलावा करीब 67 स्टेशनों पर पावर ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की जाएगी। प्रथम वरीयता में 27 पावर ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। बरेली जोन के मुख्य अभियंता राजीव शर्मा ने बताया कि बरेली मंडल में 12, बदायूं में 9, शाहजहांपुर में 6, पीलीभीत में 2, बरेली अर्बन में 4 और बरेली रूरल में 7 नए बिजली घर बनाए जा रहे हैं।
मथुरा में पुलिस साइबर सेल स्कूल कॉलेजों में साइबर क्राइम पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव के निर्देश पर साइबर सेल द्वारा जिले के स्कूल कॉलेजों में अभियान चलाकर विद्यार्थियों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर नीता सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध चरम पर है। आए दिन नए नए तरीकों से लोगों को ठगा जा रहा है। इसे रोकने के लिए जागरूक होने की जरूरत है। सभी बड़े सोशल प्लेटफॉर्म को सावधानी व सतर्कता के साथ प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपराधियों के द्वारा इंटरनेट मीडिया को साइबर क्राइम का एक सशक्त माध्यम बनाकर प्रयोग किया जा रहा है, उससे बचने के लिए विद्यार्थियों को खुद जागरूक होने के साथ ही दूसरों को भी जागरूक करना होगा। विद्यार्थियों को फेसबुक हैकिंग, बारकोड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, व्हाट्सएप हैकिंग से बचाव, फर्जी वेबसाइट से होने वाले फ्रॉड के संबंध में सावधानियां बरतने की सलाह दी गई। मेरे स्कूल में 4,500 बच्चे हैं, लेकिन आज जो स्कूल में मौजूद रहे 9 to 12 करवाया था, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है बच्चों की सोचने समझने की शक्ति थोड़ी सी कम हो जाती है इस उम्र में, तो इन्हीं बच्चों को करवाया था। ये 1200 बच्चे मौजूद थे। आकांक्षी जनपद बलरामपुर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने व बच्चों में शैक्षिक अभिरुचि पैदा करने के लिए पुस्तक रीडिंग मेले का आयोजन प्राथमिक विद्यालय कोयलिहा में किया गया, जिसकी शुरुआत जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम ने की। इस अवसर पर पढ़ाई में उत्कृष्ट रहने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा लोगों को पढ़ाई के महत्व और अच्छी पुस्तकों के महत्व के बारे में बताया गया। साथ ही अभिभावकों को अपने बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक गोविंद राम ने कि इस आकांक्षी जनपद को गत वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति पर नीति आयोग द्वारा पुरस्कृत भी किया जा चुका है, जिस धनराशि से विद्यालयों में कंप्यूटर लैब इत्यादि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि पुस्तक रीडिंग मेला जिले में बच्चों को पढ़ाई के प्रति अभिरुचि जागृत करने में महत्वपूर्ण साबित होगी। गत वर्ष में हमने शिक्षा के क्षेत्र में 3 करोड़ रुपए जनपद को पुरस्कार के रूप में नीति आयोग से मिला था, और ये इस तरह का पुस्तकालय का ऑर्गेनाइजेशन करना जिससे कि बच्चे पढ़ सके। किताबें रखे रहने से कुछ नहीं होगा, बच्चे जब तक उसको पूरा नहीं देखेंगे। इसको देख करके लोग प्रोत्साहित होंगे और सभी विद्यालयों में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित होगा, और ये हमारे बच्चों के लिए, विकासखंड के अन्य विद्यालयों के लिए निश्चित रूप से लाभदायी सिद्ध होगा। प्राथमिक विद्यालय कोयलिहा बलरामपुर में रीडिंग मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हमारे पुस्तकालय में स्थित सारी किताबों को हम बाहर डिस्प्ले कर दिए हैं, जिसको हमारे बच्चे सारी किताबों को देख सके, उसको पढ़ सके। साथ ही हमारे गांव के अभिभावक भी आएँ और विद्यालय की पुस्तकों को देखें, उसको पढ़ें और पुस्तकों को पढ़कर लाभान्वित हों। कर्मठ शिक्षकों के द्वारा अच्छा शिक्षण की व्यवस्था करके धीरे धीरे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा का जो क्षेत्र है वो समग्र शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए अग्रसर है। हमारे स्कूल में मेला है और हम लोग जितने भी किताबें हैं हम लोग पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारे विद्यालय में आज रीडिंग मेला है और हमारे विद्यालय के सारे पुस्तक जो भी थे पुस्तकालय में उसको बाहर वितरित किया गया है, और हम सबको ये बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। फतेहपुर में सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेलों का आयोजन कर रही है। मिशन रोजगार को सफल बनाने के लिए ITI, कौशल विकास और सेवा योजन विभाग के सामूहिक तत्वाधान में वृहद रोजगार मेला व स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 1500 अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस रोजगार मेला में 480 चयनित छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन भी वितरित किया गया। रोजगार मेला में प्रदेश स्तर की 30 से अधिक कंपनियों SDFC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टाटा मोटर्स, ब्राइट फ्यूचर, ऑर्गेनिक हर्बल्स, करियर ब्रिज स्किल, हीरो मोटर कॉप एवं पुखराज हेल्थ केयर ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में 350 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया, जिन्हें 8,000 से लेकर 20,000 रुपए प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। जो सरकार की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2022 के चुनाव में संकल्प पत्र था
घोषणा पत्र था उस पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जो छात्र छात्राएं हैं उनको स्मार्टफोन लैपटॉप देगी सरकार। तो जो इसके पहले जो सरकारें चुनी जाती थी वो लास्ट में देती थी, मगर योगी जी को मैं बधाई देता हूँ और उनके दिल इतना बड़ा है, बनते साथ ही टैबलेट स्मार्टफोन वितरण करने का काम किया। इस वृहद रोजगार के मेला के माध्यम से आज हमें यह उम्मीद है कि जनपद के 1000 बच्चे का आज मैं प्लेसमेंट करा सकूंगा। साथ ही शासन ने हमको 1882 स्मार्टफोन वितरण करने हेतु प्रदान किए हैं। कि जैसे हम लोग जाते थे कहीं पढ़ने कोचिंग, तो वहाँ पर जो टाइम वेस्ट हो जाता था, 1 घंटे जाने में 1 घंटे आने में, अब क्या होता है कि मोबाइल है हमारे पास तो हम डायरेक्ट उसमें यही हमारी टाइम की बचत है। ये जो गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई इसके लिए अच्छा है, जो सबके लिए यानी लाभकारी। मेरा नाम ईशा है, मैं रोजगार सम्मेलन में आई हुई हूँ और यहाँ पे भारत कंस्ट्रक्शन सप्लायर में मेरी जॉब सिलेक्शन हो गया है और मेरी सैलरी 8,600 रुपये। जी सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था अपने मैनिफेस्टो में, उसके अकॉर्डिंग हमें स्मार्टफोन मिला है, जिससे हम अपनी पढ़ाई में जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनमें हम बेहतर पढ़ाई कर पाएंगे और हमें बहुत लाभ मिलेगा पढ़ाई में। नई शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि रटाने की जगह कौशल परक शिक्षा दी जाए तो वे अब अत्यधिक बेहतर साबित होगी। इसके लिए अलग से कोई क्लास नहीं लगेगी। जिस तरह पहले गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व भाषा की पढ़ाई होती थी, उसी के साथ ही पढ़ाते समय ऐसी एक्टिविटीज की जाए जिससे बच्चे इस विषय के बारे में सीखें और जानें। ये बातें सीबीएसई बोर्ड के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने आजमगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने आगे कहा कि किताबों से सैद्धांतिक ज्ञान तो प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अनुराग त्रिपाठी के आगमन पर जनपद के सभी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा संचालित स्कूलों के प्रबंधकों द्वारा उनका स्वागत बुके देकर किया गया। आप कंप्यूटर किताब में रट करके सीख सकते हैं ना, आपको नहीं, आपको कीबोर्ड पर उतरना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो शिक्षा है वो सिर्फ किताबों को पढ़ा करके हम मानते हैं कि पूरी हो गई, उसका जीवन में प्रयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते, रिसर्च नहीं करते। तो नई शिक्षा नीति यही कहती है, रटाओ मत, कुछ ऐसे पढ़ाओ जो जीवन के काम आए, रोजगार के काम आए, उनकी अपनी रचनात्मकता बढ़े। उसके लिए बहुत सारे उपाय उसमें किए गए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि उसके लिए टीचर, अध्यापक को ट्रेंड किया जाए, वो पढ़ें, समझें और अपने स्कूलों में लागू। G20 के खाद्य ऊर्जा सुरक्षा सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के प्रति है समर्पित। भारत की एनर्जी सिक्योरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए है महत्वपूर्ण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कहा, कोविड के दौर में भारतीय सामर्थ्य को दुनिया ने देखा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 143 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन की हस्तांतरित, लाभार्थियों से किया संवाद। और वाराणसी में 17 नवंबर से 18 दिसंबर तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का हो रहा है आयोजन। काशी में रहने वाले तमिल निवासी स्थानीय नागरिक भी दिख रहे हैं प्रसन्न। इसी के साथ समाचारों के बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। दीजिए अनुमति, नमस्कार।